तो हम लोग आज मूव करेंगे नए टॉपिक की ओर और नया टॉपिक है हमारा पोस्ट मॉडर्न पीरियड। पोस्ट मॉडर्न पीरियड हमारा आज का टॉपिक है मौर्य काल के बाद का काल। पोस्ट मॉडर्न पीरियड के अंतर्गत कौन सी अवधि आती है? 185 BC टू 319 AD तक। 185 BC टू 319 AD तक, यानी कि यह एक ऐसा काल है जो मौर्य के बाद का है। मौर्य के बाद का, मौर्य काल में सोने का सिक्का निष्क होता था ना भाई ममता जी। मौर्य काल में सोने का सिक्का होता ही नहीं था, तो सोने का सिक्का निष्क कैसे होगा? निष्क होता है उत्तर वैदिक काल के दौर में सोने का आभूषण। सोने के आभूषण को निष्क कहते हैं। निष्क वॉज नेवर अ करेंसी, इट वॉज अ ज्वेलरी। समझ गए? सर सामंतवादी क्या होते हैं? सामंतवादी ये देखो सुमन, एक ही क्वेश्चन को तुम 3 बार काहे पूछ रही हो? सामंतवाद की व्यवस्था बेटा हम लोग पढ़ेंगे आगे चलकर, तब जब हम गुप्त काल के बाद के टॉपिक में जाएंगे। जैसे मोटे तौर पर एक राजनीतिक व्यवस्था होती है जिसमें राजा कमजोर हो जाता है, जिसमें अर्थव्यवस्था स्थानीय हो जाती है, जिसमें समाज ग्रामीण ज़्यादा हो जाता है और समाज के अंतर्गत परंपरावादी तत्वों की प्रधानता हो जाती है। लेकिन इसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो हम लोग आज के टॉपिक की ओर मूव करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट मॉडर्न पीरियड। पोस्ट मॉडर्न पीरियड, पोस्ट मॉडर्न पीरियड के लिए मैंने कहा इसकी अवधि है 185 BC से लेकर 319 AD तक। ये वो अवधि है जो मौर्यों के बाद की है और गुप्तों के पहले की है। गुप्त डायनेस्टी से पहले की है। इस दौर को हम मोटे तौर पर 500 वर्षों का इतिहास कह सकते हैं। इस दौर को हम मोटे तौर पर 500 वर्षों का इतिहास कह सकते हैं। इन 500 वर्षों के दौर में हमें राजनीतिक इतिहास भी पढ़ना है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, यानी इतिहास को चारों एंगल से देखना होगा। इसके बाद फिर देखोगे कि ये वाला जो एंगल है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये पीटी में भी पढ़ना होता है और मेंस में भी। इसकी कई सारी बातें ऐसी होगी जो हम लोग ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे मेंस के क्लास में। तो यहाँ पर मैं उसका परिचय दूंगा, लेकिन परिचय के बाद का विस्तार आपको मैं दूंगा मेंस के क्लास में। ठीक है? ये बाकी चीज़ें जो है वह पीटी में ही पढ़ना होता है, मेंस में नहीं पढ़ना होता है। तो उसकी शुरुआत करेंगे और उसको समाप्त करेंगे पीटी की ही कक्षा में। अब इसके अंतर्गत फिर देखोगे कि भारत में कई क्षेत्रों का इतिहास इस दौरान कवर होगा। क्षेत्रों का
इतिहास कवर किया जाएगा। कई क्षेत्रों का इतिहास का मतलब क्या है कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया या सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, दक्कन का भारत, सुदूर दक्षिण का भारत, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, अलग अलग क्षेत्रों में उस समय क्या हो रहा है, हमें इसकी समझ बनानी पड़ेगी। सर बोले थे नोट्स के बारे में, तो क्या दिए सर, प्लीज कोई बताइए। आप लोगों में से किसी को भी हिस्ट्री के प्रीलिम्स के एग्जाम के ख्याल से कोई प्रिंटेड नोट्स मिला है कि नहीं मिला है? आप ही लोग मुझे बताइए, क्योंकि एक दिन मैंने पूछा था तो किसी बच्चे ने कहा दिया कि हाँ मिल गया है, तो फिर मैंने तो सोचा कि मिल ही गया है, तो मैं क्या बोलूं। तो आप लोगों को यदि नोट्स मिल गया हो तो आप मुझे कंफर्म कर दीजिए, यदि नहीं मिला है, नोट्स आ गया। सुकृति चौधरी का कहना है कि आ गया। इधर निशा शर्मा कहना है, अच्छा हाँ आ गया, इस सर आ गया। तो फिर आ गया तो किसी को नहीं मिला, किसी को हाँ मिला, इसमें मैं क्या करूं भैया। किसी को नहीं मिला और किसी को हाँ मिला का मतलब है क्या कि इस फिर शिक्षक की भूमिका खत्म हो गई। वो फिर टेक्निकल मामला है, आप लोग देख लीजिए कैसे आप नोट्स पाते हैं कैसे नहीं पाते हैं। सो आई कांट से एनीथिंग। आप अपने मैनेजमेंट के लोगों से, अपने टेक्नोलॉजी के प्रभारी लोगों से बात करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नोट्स मिल गया। फिर दूसरी बात, मैं एक और बात कंफर्म करना चाहता हूं, नोट्स मिल गया का मतलब मैं जो क्लास में पढ़ा रहा हूं उसी का नोट्स मिल जाना नहीं है। मैं जो क्लास में पढ़ा रहा हूं वो नोट्स की बात मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं अलग से कोई नोट्स मिल गया कि नहीं मिला, कि जिसमें एक बुकलेट होता है जिसमें नोट्स ही होता है, एंसेंट इंडिया का या मेडिवल इंडिया का, तो ऐसा मिला हुआ है, आ गया है नोट्स, वेरी गुड। उड़ान मिला है भैया, मैं तो कई दफा उड़ान और गतिमान इन शब्दों से ही मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। ये नए नए शब्दकोश जो है ना, इससे ज्यादा आसान तो जैनिज्म का शब्दकोश है। एक सेकेंड, उड़ान और गतिमान जैसे शब्दों से ज्यादा आसान है जैनिज्म वाला सारा शब्दकोश में। अनेकांतवाद पढ़ लो, ज्यादा आसान है वो। तो अब चल के देखो कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड में 500 वर्षों की अवधि है। 500 वर्षों की उस अवधि के दौर में हम मौर्य काल के बाद का और गुप्त काल के पहले का इतिहास पढ़ेंगे। इस दौर का राजनीतिक इतिहास, सामाजिक और आर्थिक इतिहास पर विशेष फोकस करेंगे। सांस्कृतिक इतिहास का परिचय जरूर देंगे, लेकिन कुछ हिस्सा इसका ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होता है मेंस में, तो उसको मेंस में पढ़ेंगे। फिर भारत में इस दौर में हमें कई सारे क्षेत्रों का इतिहास कवर करना होता है, जिसके अंतर्गत हम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, दक्कन, सुदूर दक्षिण और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का अध्ययन करते हैं। तो अब देखो कि हम एक सामान्य स्केच बनाते हैं, उस स्केच के ऊपर आपको यह अंदाजा लगेगा कि ये एक है, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हो गया, ये मध्य भारत और मगध का क्षेत्र हो गया। मध्य भारत और मगध का क्षेत्र हो गया। ये कलिंग का इलाका हो गया जो उड़ीसा का है। ये दक्कन का इलाका हो गया। दक्कन का मतलब महाराष्ट्र का इलाका मोटे तौर पर।
विंध्य पर्वत से लेके कृष्णा नदी के बीच के इलाके को दक्कन कहते हैं, और इधर सुदूर दक्षिण का इलाका डीप साउथ, डीप साउथ, सुदूर दक्षिण, सुदूर दक्षिण का इलाका। कुल मिलाकर आपको इस रास्ते ये समझना है कि इस पहले 5 मिनट में समझाऊंगा, सिर्फ लिखने का काम नहीं करना है। अभी इसके स्ट्रक्चर को मैं पॉइंट दर पॉइंट लिखवा दूंगा, बस अभी इंतजार कर लीजिए 5 मिनट। 5 मिनट तक सुन लीजिए सिर्फ। मैंने कहा कि जब हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जाते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि अनेक क्षेत्रों में अनेक राजनीतिक शक्तियां इस दौर में उभरी हैं। यही कारण है कि इस दौर को हम किसी एक राजवंश के नाम के आधार पर नहीं पहचानते हैं, क्योंकि आप यदि मौर्य काल को देखो तो आपको ये पता चलेगा कि उत्तर में कश्मीर से लेके कर्नाटक तक, पश्चिम में सौराष्ट्र से लेके बंगाल तक एक ही राजवंश का शासन था। लेकिन जब हम इन 500 वर्षों के दौर के ऊपर अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कोई दूसरा राजवंश है, तो उत्तर प्रदेश बिहार के इलाके में कभी कोई दूसरा राजवंश है, कलिंग का इलाका माने उड़ीसा के इलाके में कोई तीसरा राजवंश है, दक्कन माने महाराष्ट्र के इलाके में कोई अलग राजवंश है, और सुदूर दक्षिण का इलाका जिसमें तमिलनाडु और केरल का इलाका आता है उसमें कोई अलग राजवंश मिलेगा। तो ये वो दौर है जबकि आपको भारतीय राजनीति क्षेत्रीय सत्ताओं में बटी हुई नजर आती है। तो एक खास बात ये रही। दूसरी खास बात ये रही कि यह वो दौर है जबकि भारत में एक के बाद एक कई विदेशियों के हमले हुए। ग्रीक लोगों का हमला हुआ है, फिर शक आए हैं, फिर सीथियन आए हैं, कुषाण आए हैं। ये हमलावर हैं, 4 हमलावरों का अध्ययन इस दौर में होता है, ग्रीक, शक, सीथियन और कुषाण। तो एक तरफ तो आपने देखा कि भारत के अंदर जो राज्य सत्ताएं उभरी हैं वो क्षेत्रीय हैं, और दूसरी बात यह कि कई सारे विदेशियों के हमले हुए हैं और उन्होंने जीत हासिल किया है और अलग अलग क्षेत्रों में शासन किया है। तो इस कारण इस दौर में हमें अनेक राजवंशों का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। छोड़ हम किसी को नहीं सकते, लेकिन डिटेल में किसी को पढ़ें ये जरूरी नहीं है। अतः हम जब पढ़ना शुरू करेंगे तो इस काल के जितने महत्वपूर्ण राजवंश हैं उन राजवंशों को एक एक करके पढ़ लेंगे। यहां पर आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा कि भारत के अंदर के राजवंशी कौन है। भारत के अंदर के राजवंशी कौन है, फिर विदेशी हमलावर कौन है। भारत के अंदर के राजवंशी कौन है, फिर विदेशी हमलावर कौन है। आप ये भी देखोगे कि भारत के अंदर, अभी मैंने आप लोगों को कहा है कि लिखना नहीं है, तो एकदम चिंता नहीं करना कि सर बोल दिए सर लिखवा देते, तो मैं लिखवा दूंगा, जस्ट डोंट वरी। अभी सिर्फ सुनना है कि भारत के अंदर के जो राजवंशी हैं, मैंने जिनका मूल इंडियन ही है, उनका विदेशियों के साथ कई दफा युद्ध हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि किनके साथ में किनका युद्ध हुआ था। ये सब परिचयात्मक ज्ञान ही रहेगा, डिटेल में नहीं जाएंगे। और जब कभी भी इतिहास में एक समय में कई सारे राजवंश नजर आने लगे
तो पढ़ने का तरीका होता है कि कोई भी राजवंश का सबसे प्रतापी राजा कौन है ये पढ़ लो। कभी कभी यदि महत्वपूर्ण हो तो उस राजवंश का संस्थापक कौन था ये पढ़ लो। तो संस्थापक और सबसे प्रतापी राजा और उसके काल में हुए कोई बहुत उल्लेखनीय काम हो तो वो काम बता दो। इसके अतिरिक्त ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। यानी कि यहां पर आप तथ्यों का संकलन करने के बजाय तथ्यों का चयन करना जरूरी मानिएगा कि मिनिमम इतना पढ़ना है, मैक्सिमम पे जाना ही नहीं है। तो अब चल के देखो कि चलो 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 अब लिखो आप, अब लिखना शुरू करो। लिखो, मौर्योत्तर काल के दौरान भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय क्षेत्रीय सत्ताओं का उभार हुआ। क्षेत्रीय सत्ताओं का उभार हुआ। मौर्योत्तर काल के दौरान भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय सत्ताओं का उभार हुआ। मध्य गंगा घाटी के प्रभुत्व का अंत हुआ। मध्य गंगा घाटी के प्रभुत्व का अंत हुआ। मध्य गंगा घाटी के प्रभुत्व का अंत हुआ। कई विदेशी हमले हुए। कई विदेशी हमले हुए। यह युद्धों से पटा हुआ है। यह युग युद्धों से पटा हुआ है। ये एक सामान्य परिचय हुआ इस युग का। कभी कभी सामान्य परिचय से ही काम चल जाता है। अब सामान्य परिचय से आगे बढ़ के देखते हैं कि इस युग में हमें जो देसी राजवंश मिलते हैं वो कौन कौन से हैं। इस युग के देसी राजवंशों में तुंग राजवंश, तुंग राजवंश, तुंग राजवंश, तुंग राजवंश। और फिर मैं इसका ये तो काल बता देता हूं कि कब इसकी शुरुआत हुई, लेकिन इसकी शुरुआत के बाद एक कब तक चला ये सब नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहां पर काल वगैरह का मोटा मोटी अंदाजा ही काफी है कि लगभग 100 वर्षों तक इनका शासन चला है, उसके बाद छोड़ दीजिए। तुंग के बाद कण्व राजवंश, कण्व राजवंश, तुंग के बाद में कण्व राजवंश, कण्व के बाद सातवाहन राजवंश, सातवाहन राजवंश, इसके बाद महामेघवाहन राजवंश, महामेघवाहन राजवंश, उसके बाद फिर चोल, पांड्य, चोल, पांड्य और चेर राजवंश।
चोल, पांड्य और चेर राजवंश। चोल, चेर, पांड्य, ये राजवंश। तो ये प्रमुख राजवंश हैं जो उस युग में देसी हैं, यानी कि इनका ओरिजिन इंडियन ही है, ये विदेशी नहीं थे। कुछ क्षेत्रों, कुछ राजवंशों के क्षेत्र के बारे में बता देता हूं। जैसे शुंग राजवंश की बात लेकर देखो तो इनका इलाका किधर है? शुंग राजवंश ये बिहार, यूपी और एमपी के क्षेत्र में रूल करते थे। बिहार, यूपी और एमपी के क्षेत्र में रूल करते थे। मनोज बाबू आप बोलिए तो क्या कहना चाहते हैं? मनोज बाबू आप बोलिए क्या कहना चाहते हैं? आप जो कहना चाहते हैं वो कहिए, दुखी मत रहा करिए। जब दिल में कोई बात आती है तो कह दो पुत्र, दुखी क्यों रहना। चलो, तो बिहार, यूपी और एमपी के क्षेत्र में रूल करते थे कण्व। कण्व के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस इतना ही कि उसी इलाके में, जिस इलाके में शुंग राजवंश था। क्या जैन भगवान को मानते थे? ना बेटा, जैन भगवान को नहीं मानते थे। बहुत बारीक में जाओगे तो कई तरह की बातें निकल के आने लगेगी। बहुत बारीक में जाओगे तो कई तरह की बातें निकल के आने लगेगी, लेकिन आई डोंट वांट टू टेक यू इनटू दैट डिटेल, बिकॉज कि आपको प्रीलिम्स के एग्जाम की तैयारी करना है। और ये समझिए कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का जितना भी धर्म आपने पढ़ा है, सभी धर्मों के बारे में एक बात कॉमन है कि वो नास्तिक थे। नास्तिक थे का मतलब यह है कि वो ईश्वर को नहीं मानते थे, और इसीलिए वो ये नहीं मानते थे कि वेद भगवान की रचना है। तो ये आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के ख्याल से तैयारी की ना एक खास पद्धति होती है कि जहां पर कई तरह के डिबेट्स होते हैं उस दुनिया में जाओ ही नहीं, बेसिक पे करेक्ट रहो। तो भगवान को नहीं मानते थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि यूपी, बिहार, एमपी के क्षेत्र में रूल करते थे। कण्व वाले भी वही रूल करते हैं, इलाका वही है। सातवाहन का इलाका कौन सा है? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, उसको हम दक्कन भी बोलते हैं, दक्कन भी बोलते हैं। दक्कन का जो इलाका है वो बेसिकली विंध्य पर्वत से लेकर, विंध्य पर्वत से कृष्णा नदी के बीच का इलाका है। विंध्य पर्वत से कृष्णा नदी के बीच का इलाका है। कभी कभी इनका प्रभाव मध्य प्रदेश तक भी हो जाता था, कभी कभी मध्य प्रदेश तक भी, मध्य प्रदेश तक भी। महाराष्ट्र में जो रूल करेगा उससे मध्य प्रदेश सटा हुआ है, तो मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों तक उनका रूल हो जाए, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ठीक है। अब कुल मिलाकर कहानी हमारी ये हो गई कि सातवाहन का क्षेत्र स्पष्ट है। महामेघवाहन वंश, महामेघवाहन वंश का एक ही राजा है जिसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। वी हैव लिटिल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वन एंड ओनली वन किंग, उसका नाम है खारवेल। खारवेल, खारवेल कहां का राजा था? कलिंग का, कलिंग का। कलिंग माने उड़ीसा।
और ये जो तीनों राजवंश हैं, चोल और पांड्य, चोल और पांड्य कहां पर हैं? तो क्रमशः नॉर्थ तमिलनाडु और साउथ तमिलनाडु, साउथ तमिलनाडु। चोल है नॉर्दर्न तमिलनाडु में और पांड्य है साउदर्न तमिलनाडु में, और चेर है केरल में, चेर है केरल में, चेर है केरल में। तो आपके सामने में ये तमाम राजवंशीय क्षेत्र नजर आएंगे। इसको यदि आप इस स्ट्रक्चर के अंतर्गत डालो तो आपको ये लगेगा कि ये वाला इलाका जो है, इसमें मध्य भारत है, मगध है, कुछ उत्तर प्रदेश का इलाका है, इसमें आ जाएगा सुंग, सुंग, इसी में आ जाएगा कण्व, कण्व, सुंग और कण्व। कण्व के ऊपर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, एक आध लाइन पूछा जा सकता है उसके संस्थापक का नाम क्या है, तो मैं आऊंगा अभी उसके ऊपर। पहले टेरिटोरियल परिचय दे देता हूं। ये इलाका सुंग और कण्व का है, जिसमें बिहार, यूपी, कुछ एमपी का इलाका आता है। इसके बाद फिर ये इलाका, दक्कन वाला इलाका जो है, यहां सातवाहन रूल करते हैं, सातवाहन, सातवाहन है। ये इलाका जो है, यहां खारवेल रूल करता था, खारवेल। और ये जो डीप साउथ का इलाका है, तमिलनाडु और केरल का, यहीं पर है चोल, पांड्य और चेर, चोल, पांड्य और चेर। चोल उत्तरी तमिलनाडु, पांड्य दक्षिणी तमिलनाडु और चेर केरल में। ये बात हुई है अभी भारतीय मूल के राजवंशों के बारे में। अभी विदेशी हमलावरों की चर्चा मैंने नहीं किया है, वो चर्चा मैं बाद में करूंगा, ठीक है। तो अब आपको ये सुंग राजवंश के बारे में पढ़ाना शुरू करता हूं। हेडिंग दे दीजिए सुंग राजवंश, सुंग राजवंश, सुंग राजवंश। सुंग राजवंश हेडिंग दे दिया आपने। और अब सिर्फ और सिर्फ सुनना है अगले 5 मिनट तक, अगले 5 मिनट तक सुनना है। सुनी हुई बात को ही पॉइंट में लिखवाऊंगा और उतने से ही आपकी बात पूरी हो जाएगी, तो इसलिए पहले सिर्फ सुन लीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि शुंग राजवंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। ये वही व्यक्ति है जिसने कि बृहद्रथ, जो कि मौर्य वंश का अंतिम राजा था, उसकी हत्या किया था। वह ब्राह्मण था और उस व्यक्ति को इस बात का क्रेडिट दिया जाता है कुछ इतिहासकारों के द्वारा कि उसने एक दफा फिर से भारत में ब्राह्मण धर्म को पुनर्प्रतिष्ठित किया। यानी कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ था, जिसके रास्ते श्रमण परंपरा मजबूत हुई थी, वही परंपरा राजकीय संरक्षण प्राप्त कर चुकी थी। और मौर्य काल में भी ज्यादातर उन्हीं धर्मों को राजाओं का संरक्षण मिला था। लेकिन जब हम मौर्योत्तर काल में एंटर करते हैं तो हम देखते हैं कि शुंग काल से वह यात्रा शुरू होती है। शुंग काल के दौरान ब्राह्मण धर्म को विशेष रूप से संरक्षण मिला। ब्राह्मण धर्म को संरक्षण मिला तो मिला, कई सारे बौद्ध साहित्य में तो यहां तक बात कही गई है कि इस दौर में पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म का दमन भी किया था।
जो भी हो, यह बात आप समझ गए कि ब्राह्मण धर्म को फिर से संरक्षण मिलना शुरू हुआ और वह केंद्र में आ गया। दूसरी बात यह है कि पुष्यमित्र शुंग ने जब ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया तो इसी संरक्षण के तहत उल्लेखनीय बात है कि उसके समय में एक बार फिर से राजाओं ने यज्ञ कराना शुरू कर दिया। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था। अश्वमेध यज्ञ की शुरुआत तो ऋग्वेद काल में ही हमें नजर आती है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मौर्य काल के राजाओं ने यज्ञ कराने के प्रति कोई उत्साह नहीं दिखाया, लेकिन पुष्यमित्र शुंग यज्ञ करवा रहा है, और न सिर्फ यज्ञ करवा रहा है बल्कि वह अश्वमेध यज्ञ करवा रहा है। अश्वमेध यज्ञ की दूसरी खासियत यह है कि वह साम्राज्य विस्तार के ख्याल से किया जाता है। तो साम्राज्य विस्तार के ख्याल से यदि अध्ययन करो तो आपको लगेगा कि अशोक ने साम्राज्य के विस्तार की नीति का तो त्याग कर दिया था। फिर आपको किसी भी मौर्य शासक के काल में साम्राज्य विस्तार की दिशा में कोई भी कदम उठाया जाता हुआ नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब पुष्यमित्र शुंग गद्दी पर बैठा तो वह साम्राज्य विस्तार की नीति अपना रहा है, और इसलिए वो अश्वमेध यज्ञ भी कर रहा है। एक तो ये खास बात हो गई। दूसरी खास बात यह हुई कि इसके वंश में और भी कुछ राजा हैं जिनकी चर्चा उल्लेखनीय है। एक यह कि पुष्यमित्र शुंग के बाद हमें अगला राजा जो मिलता है वह है अग्निमित्र। पुष्यमित्र शुंग के बाद का अगला राजा मिलता है अग्निमित्र, और अग्निमित्र के बारे में हमें एक ऐतिहासिक नाटक लिखा हुआ मिला है कालिदास के द्वारा, मालविका अग्निमित्रम। मालविका और अग्निमित्र के प्रेम की कथा के ऊपर वह नाटक लिखा गया है। यही 2 ऐसे हैं जिनके बारे में आपको थोड़ी जानकारी लेने की जरूरत है। फिर आपको यह जानकारी मिले कि शुंग काल के दौरान सिक्के वही चलते नजर आएंगे जो मौर्य काल के थे, यानी पंचमार्क सिक्का। अभी आपको मैंने कहा है कि सिर्फ सुनना है, लिखना बिल्कुल नहीं है। अभी सिर्फ सुनना है, लिखना बिल्कुल नहीं है, मैं लिखवा दूंगा। शुंग काल के दौरान वही सिक्के चल रहे हैं जो मौर्य काल में सिक्के चलते थे, पंचमार्क वाले। शुंग काल के दौरान वही मूर्तियां नजर आएंगी जो मौर्य काल की थी, जैसे यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां। तो बहुत कुछ शुंग काल में वही है जो मौर्य काल में थी, लेकिन कई चेंजेस हैं, जैसे कि साम्राज्य विस्तार की नीति आ गई और ब्राह्मण धर्म का संरक्षण शुरू हो गया। और कुछ लोगों ने कहा कि इस दौर में बौद्ध धर्म का दमन हुआ था। बौद्ध धर्म के दमन के दावे को कई सारे तथ्यों के आधार पर अब स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि इन्हीं के काल में हमें सांची और भरहूत के 2 बड़े स्तूपों के निर्माण की जानकारी मिलती है। ये वो स्तूप हैं जो अशोक के काल में बने थे, और इस काल में रेनोवेट करके उसको बृहद रूप दे दिया गया। उसको इतना बृहद रूप दे दिया गया कि आप कह सकते हैं कि सांची का स्तूप अपने युग में भारत का सबसे शानदार स्ट्रक्चर रहा था। और वो बना कहां है? तो विदिशा में बना है। विदिशा के पास, माने भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि शुंग राजाओं की राजधानी के निकट, उनका कैपिटल था बेसनगर विदिशा में। तो शुंग राजाओं के कैपिटल के निकट ही यदि उस युग का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर बना है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, स्तूप है, जबकि बौद्ध साहित्य में कहा गया है कि पुष्यमित्र शुंग स्तूपों को तोड़ने वाला था। उसके संदर्भ में एक कहानी है कि उसने अपने मंत्रियों को बुलाकर पूछा कि एक बात बताओ कि अशोक इतनी ख्याति कैसे प्राप्त कर लिया? तो कहा गया कि उसने 84,000 स्तूप बनवाया था।
तो पुष्यमित्र शुंग ने कहा कि चलो 84,000 स्तूप को तोड़ दिया जाए। यह बौद्ध साहित्य ने कहा है। तो बौद्ध साहित्य की बात को आंख मूंद कर स्वीकार कर लेना का मतलब क्या होता है? बौद्ध साहित्य ने ब्राह्मण धर्म के बारे में जो कहा या ब्राह्मण धर्म को मानने वाले राजा के बारे में जो कहा, उसको आंख मूंद कर स्वीकार कर लेने का मतलब यह होता है कि आज की तिथि में विपक्ष वाले लोग जो नरेंद्र मोदी की सरकार के बारे में बोलते हैं वो सब के सब सही बातें हैं, या नरेंद्र मोदी की सरकार के लोग जो विपक्ष के नेताओं के बारे में बोलते हैं वो सब के सब सही बात है। अरे इन सब का अपना अपना पॉलिटिक्स है। गजानन माधव मुक्तिबोध एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा लाइन लिखा था कि पार्टनर अपना पॉलिटिक्स तो बता। तो पार्टनर्स के अपने अपने पॉलिटिक्स हैं। बौद्ध लोगों को इस बात की शिकायत है कि उन्हें प्रमुख राजकीय संरक्षण प्राप्त होता था जो अब नहीं हो रहा है, अब ब्राह्मणों को होने लगा है। तो फिर जो राजा ब्राह्मण धर्म का संरक्षक होगा उस राजा को बौद्धों का दुश्मन बता दिया जाएगा। ये एक सहज बात है, इट हैपेंस। आपको लगता होगा कि आज की तिथि में पहली दफा ऐसा हो रहा है कि अरे भाई विपक्ष वाले लोग तो मोदी जी के पीछे पड़े हुए हैं, और मोदी जी तो विपक्ष वाले के पीछे पड़े हुए हैं। ये विपक्ष वाले लोग सरकार वालों के पीछे और सरकार वाले लोग विपक्ष वालों के पीछे कई हजार साल से पड़े हुए हैं। बीच बीच में कुछ एक ऐसे सज्जन लोग आ जाते हैं कि जिस दौर में सरकार और विपक्ष के लोगों के बीच में थोड़े अच्छे नाते हो जाते हैं, लेकिन वो सब दौर कभी कभी आता है। ज्यादातर तो वैसा ही होता है जैसा आज है। राजनीति ऐसी ही होती है। न समझें आप तो इसका मतलब आप बालक हैं, आप अवयस्क हैं। तो कुल मिलाकर कहानी ये निकल कर आती है कि पुष्यमित्र शुंग के ऊपर जो एंटी बुद्धिस्ट होने का आरोप लगाया गया है उसके पक्ष में ज्यादा एविडेंसेस नहीं है। आप कहिएगा कि तो फिर इस तरह की चर्चाओं से पीटी में क्या क्वेश्चन बनेगा? तो पीटी में क्वेश्चन ये बनेगा कि पुष्यमित्र शुंग के ऊपर बौद्ध धर्म के दुश्मन होने का आरोप लगाया जाता है, ये सही है? बौद्ध साहित्य में पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का दुश्मन बताया गया, ये सही है? पीटी वाला क्वेश्चन जब पूछेगा ना तो विवादों को पहले मारेगा। अब विवादों को मारते हुए ये करेगा कि बौद्धों के साहित्य में पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का दुश्मन कहा गया है, ये सही है? शुंग शासकों के काल में सांची और भरहूत के स्तूप का रेनोवेशन हुआ था, माने उसका बृहदीकरण हुआ था, सौंदर्यीकरण हुआ था, ये सही है? ये दोनों बातें पीटी के एग्जाम के ख्याल से सही है। बाकी कि क्या सच में बौद्धों का दुश्मन था, इस विषय पर डिस्कशन करना और डिबेट करना ये मेंस का काम होता है, जो आपका नहीं है। ऑप्शनल वाले बच्चे कर सकते हैं। कल्चर वाले बच्चे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि भारतीय अतीत में धर्मों के नाम पर ऐसी कट्टरता थी ही नहीं कि जैसी कट्टरता हमें बौद्ध साहित्य में दिखाई देती है। यदि वो कट्टरता होती तो क्या यह संभव था कि शुंगों के काल में ही सांची का स्तूप बन जाता? वो स्तूप जो कि उस समय हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है, उस राजा और राजवंशी के काल में बन सकता है क्या कि जिस राजवंशी ने यह तय रखा हो करके कि हम तो 84,000 स्तूप तोड़ देंगे, जिसका युग हजारों हजार स्तूपों को तोड़ने के लिए जाना जाता है, क्या उसके युग में हिंदुस्तान का सबसे शानदार स्तूप बन सकता है क्या? वो भी उसके कैपिटल के निकट ही, और उसके अंतर्गत कई सारे अभिलेख हैं जिसे पता चलता है कि राजकीय संरक्षण भी मिला था। तो हमें लगता है कि शुंगों के ऊपर बौद्धों के दुश्मन होने, उनका दमनकर्ता होने का जो आरोप है वो बौद्ध साहित्य का पूर्वाग्रह है। ये सामान्य अंडरस्टैंडिंग हमने आपको दिया है जो कल्चर के क्लास में काम आएगा। पीटी के ख्याल से तो बस इतना ही कि उसके ऊपर आरोप है नंबर 1, और उस राजवंशी के काल में सांची और भारहूत के स्तूप बनाए गए थे, नंबर 2 बनाए गए थे मतलब रेनोवेट किए गए थे, बस। सर यूपी पीसीएस में ऑप्शनल हट गया। हाँ यूपी पीसीएस में हट गया, लेकिन यूपीएससी में तो है, इसलिए उसकी चर्चा न करो। हाँ, अब हम शुंग काल के बारे में लिखना शुरू करेंगे। संस्थापक
पुष्य मित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग संस्थापक था, पुष्यमित्र शुंग। उसका युद्ध हुआ इंडो ग्रीक राजाओं के साथ, इसी दौर में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से इंडो ग्रीक हमलावर इंडिया आए थे, और जब वो इंडिया आए हैं तो वो अपना प्रसार कर रहे हैं और ये अपना प्रसार कर रहा है, तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ है। पुष्यमित्र शुंग की जीत हुई, पुष्यमित्र शुंग की जीत हुई और वह अश्वमेध यज्ञ कराया, अश्वमेध यज्ञ कराया, अश्वमेध यज्ञ कराया। पुष्यमित्र शुंग की जीत हुई थी और उसी जीत के उपलक्ष्य में उसने अश्वमेध यज्ञ कराया था। अब यहां पर आपके लिए जो काम के लायक एक विशेष फैक्ट है वो ये कि उसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था, 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था, 2 अश्वमेध यज्ञ कराया, 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो धनदेव के अयोध्या अभिलेख से। माने एक अभिलेख मिला है जिसके अंदर ये उत्कीर्ण है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था। वो अभिलेख पुष्यमित्र शुंग का है भी नहीं, वह अयोध्या के इलाके में रूल करने वाले एक क्षेत्रीय राजा का अभिलेख है। उस राजा के अभिलेख में यह जानकारी दी गई है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था। उनमें से एक वही यज्ञ है कि जब वह कराया था ग्रीक के ऊपर विजय के उपलक्ष्य में। एक यज्ञ में उसका पुरोहित थे पातंजलि। पातंजलि उसके यज्ञ का पुरोहित थे, अश्वमेध यज्ञ का पुरोहित थे। कभी कभी सिंपल क्वेश्चन दे सकता है कि पतंजलि वॉज कंटेम्पररी टू पुष्यमित्र शुंग, तो यस भाई पुरोहित ही थे, कंटेम्पररी तो होंगे ही होंगे, समकालीन तो हो गए ही होंगे। तो 2 अश्वमेध यज्ञ की कहानी हो गई। इसके बाद फिर उसके काल में यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां बनती रही, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां बनती रही, जिसमें सबसे शानदार मूर्ति है बेसनगर की। बेसनगर वही विदिशा के पास बेसनगर की सबसे शानदार मूर्ति है बेसनगर की। इसके बाद फिर अगला मुद्दा क्या है कि यक्ष यक्षिणी की मूर्तियों के बाद इसके काल में सिक्के कौन से हैं? तो वही पंचमार्क सिक्के, पंचमार्क सिक्के, पंचमार्क सिक्के।
पंचमार्क सिक्के। इसके बाद फिर अगला फैक्ट जो उससे संबंधित है, जो काम का है, आपको जानना चाहिए, वो ये कि बौद्ध साहित्य में उसे बौद्धों का दुश्मन कहा गया है। बौद्धों का दुश्मन कहा गया है। बौद्ध साहित्य में उसे बौद्धों का दुश्मन कहा गया है। दुश्मन का मतलब कि उसने 84,000 स्तूप तोड़ा था। 84,000 स्तूप तोड़ा था। तोड़ा था। एक बात कही जाती है कि उसने एक आदेश जारी किया था कि यदि कोई भी आदमी एक बौद्ध भिक्षु का कटा हुआ सिर लेकर आएगा तो उसको एक स्वर्ण मोहर इनाम में दिया जाएगा। सर, भारत में सबसे ज्यादा कौन सा धर्म है, जैन धर्म या बौद्ध धर्म? जैन धर्म तो बहुत कम फैला है भारत के बाहर भाई। ये बात मैं आपको कई दफा बोल चुका हूं कि बुद्धिज्म श्रीलंका में, साउथ ईस्ट एशिया में, ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया में, मतलब जापान में, कोरिया में, चीन में, फिर तिब्बत में, और फिर सेंट्रल एशिया में कई जगहों पर फैला था। बुद्धिज्म एक रियल माने का समझिए एशियन धर्म हो गया था। जैनिज्म तो इंडिया के बाहर जल्दी गया ही नहीं। इक्का दुक्का थोड़ा प्रमाण मिलता है कि श्रीलंका वगैरह में भी फैला था। अदरवाइज जैनिज्म वॉज इंडियन रिलीजन ओनली। ठीक है। फिर बौद्ध साहित्य में उसे बौद्धों का दुश्मन कहा गया। यहां तक कि यह कहा गया कि उसने तो कहा था कि जो एक बौद्ध भिक्षु का कटा हुआ सर ला के देगा उसको हम एक स्वर्ण मोहर इनाम में देंगे। तब कहते हैं किंतु तुंग शासकों के काल में, तुंग शासकों के काल में तुंग शासकों के काल में सांची और भरहूत के स्तूपों का बृहदीकरण हुआ था। सांची और भरहूत के स्तूपों का बृहदीकरण हुआ था। इसके बाद फिर अभी इसको रोक दीजिए पुष्यमित्र सुंग को, फिर आगे बढ़िए। अग्निमित्र, अग्निमित्र, अग्निमित्र के बारे में जानकारी का स्रोत क्या है? तो मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम। बस ये बड़ी महत्वपूर्ण नाम है क्योंकि मालविका अग्निमित्रम एक नाटक है जिस नाटक की रचना कौन किए हैं? कालिदास। इसमें हो सकता है आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि अग्निमित्र किस वंश का राजा था, तो शुंग वंश का। ठीक है। उसके बाद तब अगला मुद्दा है कि इस वंश का एक और राजा का नाम बताता हूं, भागभद्र। हालांकि नाम जानना जरूरी नहीं है, फिर भी बोल देता हूं, भागभद्र। लिख लीजिए, लिख लीजिए। भागभद्र के दरबार में ग्रीक राजा का एक दूत आया था। ग्रीक राजा का दूत हेलियोडोरस आया था।
बहुत महत्वपूर्ण नाम है, ये जरूर पूछा जाएगा। हेलियोडोरस आया था। ग्रीक राजा का एक दूत हेलियोडोरस आया था, जो बेसनगर विदिशा के पास, विदिशा में ही कहिए, बेसनगर में एक स्तंभ पर अभिलेख खुदवाया था। एक अभिलेख खुदवाया था जिसमें वह अपने को परम भागवत बोला, जिसमें वह अपने को परम भागवत बोला, उसको ऑफिशियली जिस नाम से बुलाया जाता है उसको कहते बेसनगर का गरुड़ ध्वज स्तंभलेख। बेसनगर का गरुड़ध्वज स्तंभलेख। क्वेश्चन ये आ सकता है कि बेसनगर का गरुड़ ध्वज स्तंभलेख किसका है? तो हेलियोडोरस का। किस धर्म से संबंधित है? तो गरुड़ जैसा ही आपने समझ लिया तो समझ लीजिए भागवत धर्म से होगा या वैष्णव धर्म से होगा, क्योंकि भगवान विष्णु की सवारी है ना गरुड़। तो गरुड़ ध्वज स्तंभलेख हेलियोडोरस का है, जिसमें कि उसने कहा है कि वह परम भागवत था। ठीक है राहुल बाबू, धन्यवाद। ठीक है, कुल मिलाकर हमारी ये कहानी हो जाती है। तो भागभद्र के दरबार में एक दूत आया था हेलियोडोरस, इंटियालकिड्स नाम के इंडो ग्रीक राजा के द्वारा भेजा गया था। बट मुझे नहीं लगता कि आपको भागभद्र पूछा जाएगा या इंटियालकिड्स पूछा जाएगा। आपको जिस एक जगह पर ध्यान केंद्रित करके रखना है वो ये कि हेलियोडोरस नाम का एक दूत आया था शुंग राजा के दरबार में, यानी कि शुंगों और ग्रीक के बीच में राजनयिक संबंध भी बहाल हो गया था। यह हुआ पॉलिटिकल हिस्ट्री। और ग्रीक राजदूत हेलियोडोरस अपने को परम भागवत बता रहा है, इसका मतलब ग्रीक का भारतीयकरण हो चुका है। और तीसरी बात यह है कि शुंग राजा के कैपिटल के निकट एक कैंपस के अंदर एक स्तंभ है जिसके ऊपर एक अभिलेख खुदवाया गया है जिसमें कह रहा है कि मैं परम भागवत हूं। इसका मतलब उस इलाके के लोगों के बीच में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था। तो कई तरह की जानकारियां आपके सामने आती हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब मैं इसको यहीं पर रोक देता हूं। सर आपका नाम क्या है? अरे वाह, मेरा नाम। अब बताओ कि जब मुझे अपने बच्चों को अपना नाम बताना पड़ जाए तो बड़ी विकट सी स्थिति हो जाएगी भाई। मैं नहीं बताऊंगा, पता लगा लो तुम। अपने मुंह में मिट्ठू, वो क्यों करूं भला। चलो, कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि शुंग वंश से संबंधित हमारी चर्चा पूरी हो गई। आप लोगों को यदि कुछ पूछना हो शुंग वंश को लेकर तो पूछ सकते हो। सर आप YouTube पर MCQ शुरू करेंगे? ऑफ कोर्स शुरू करेंगे और करने ही वाले हैं। अब YouTube के ऊपर MCQ शुरू करने ही वाला हूं। बेसिकली शुरू कर चुका होता, लेकिन PW वालों ने एक एक्स्ट्रा क्लास का बर्डन दे दिया, इस वजह से मैं दब गया हूं क्लास के बर्डन के वजह से। अदरवाइज मैं तो शुरू करने वाला था और कर चुका होता अब तक, और करूंगा जरूर। मे बी कि 2 दिन 4 दिन का टाइम लग जाए,
मैं उसकी तैयारी कर रहा हूं, हमारी टीम तैयारी कर रही है, लेकिन आप लोगों को उसका लाभ जरूर दूंगा। आदि शंकराचार्य के बारे में कब पढ़ेंगे बेटा? शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में हुए हैं और अभी हम लोग 8वीं शताब्दी तक नहीं पहुंचे हैं, इसलिए उस पर नहीं जाएंगे। चलिए चलिए चलिए, जब आप समझाते हैं तो हम प्राचीन काल में पहुंच जाते हैं। वाह, चलो अब चलो आगे बढ़ो। शुंग काल की कहानी हो गई, फिर कण्व। कण्व तो बस एक लाइन सुनो कि कहा जाता है कि इनका अंतिम राजा जो था, शुंगों का जो अंतिम राजा था वो वसुमित्र था, और उसी को मार के गद्दी पर बैठ गया था वासुदेव कण्व। वसुमित्र और वासुदेव कण्व वगैरह ज़्यादा जानना जरूरी नहीं है, वसुमित्र तो बिल्कुल नहीं जानना जरूरी है। हाँ, वासुदेव कण्व का नाम आप जान जाए तो ठीक है। वासुदेव कण्व, वासुदेव कण्व, वासुदेव कण्व। वासुदेव कण्व जो थे वो शुंग राजवंश किस धर्म को मानते थे? ब्राह्मण धर्म को मानते थे बेटा, मैंने तो कहा। वासुदेव कण्व भी ब्राह्मण थे, ब्राह्मण। तो अब देखो कि शुंग वंशी जो राजा थे वो ब्राह्मण थे, और कण्व वंशी राजा भी ब्राह्मण थे। शुंग वंशी भी ब्राह्मण, कण्व वंशी भी ब्राह्मण। कण्व वंशियों के बारे में इससे ज्यादा यदि आपने पढ़ा तो आप अपना नुकसान करने के लिए कमिटेड माने जाएंगे। सिवाय इसके कि कण्व वंश का संस्थापक कौन था, तो वासुदेव कण्व। कण्व वंश के लोग कौन से वर्ण के थे? तो ब्राह्मण वर्ण के थे, जैसे कि शुंग वाले थे ब्राह्मण वंश के और वर्ण के, और ये लोग ब्राह्मण धर्म को संरक्षण देते थे। इसके अतिरिक्त बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। संस्थापक बेटा बोल चुका हूं, वासुदेव कण्व। इसके बाद तब सातवाहन। सातवाहन, सातवाहन, सातवाहनों के बारे में सुनना पड़ेगा थोड़ा, लिखना बाद में। सातवाहनों के बारे में सुनना पड़ेगा, लिखो, सुनो। सातवाहन एक ऐसा राजवंश है जिसे हम दक्कन भारत के क्षेत्र में उभरने वाला पहला राजवंश कह सकते हैं। दक्कन के इलाके में उभरने वाला पहला राजवंश, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण राजवंश है। महाराष्ट्र के इलाके में जो पहला स्वतंत्र राजवंश उभरा है वह सातवाहनों का ही है। एक तो इसलिए महत्वपूर्ण है। दूसरा पॉइंट ये कि इनके बारे में हमारी जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है पुराण। पुराणों के कुल 5 अध्याय होते हैं। 5 अध्यायों में से उसका अंतिम अध्याय जो होता है उसको बोलते हैं वंशानुचरित, और वंशानुचरित में इतिहास की काफी गहरी जानकारी हमें मिल जाती है। बेसिकली वो इतिहास की शैली में लिखा गया हिस्सा है जिसमें विभिन्न राजवंशों के बारे में जानकारी दी गई है। तो वंशानुचरित के अंतर्गत ये बात कही गई है कि सातवाहन जो थे वो आंध्र थे। सातवाहनों को आंध्र ही कहा गया है। तो इससे यह पता चलता है कि उनका ओरिजिन संभवतया आंध्र प्रदेश के इलाके में हुआ होगा। आंध्र प्रदेश के इलाके से हमें उनके सिक्कों का भंडार भी मिला है। जोगल थंबी एक जगह है, अभी मैंने कहा है कि लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। जोगल थंबी एक जगह है। जोगल थंबी करीमनगर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है, जहां से हमें सातवाहनों के सिक्कों का भंडार मिला है। तो पुराणों में भी उन्हें आंध्र कहा गया है और उनके सिक्कों का भंडार भी वहां से मिला है। लेकिन ज्यादातर सातवाहन शासकों के अभिलेख हमें महाराष्ट्र से मिले हैं, नासिक के आसपास के इलाकों से, और उनका कैपिटल प्रतिष्ठान में था जो महाराष्ट्र में है।
तो इस वजह से हम ये मानते हैं कि समय के साथ उन्होंने अपना पॉलिटिकल हेडक्वार्टर महाराष्ट्र को बना लिया होगा, अपना पॉलिटिकल गर्भ क्षेत्र महाराष्ट्र को बना लिया होगा, और वो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश दोनों ही इलाकों पे रूल करते होंगे। अब सातवाहनों के बारे में जानने लायक अगली बात क्या है, तो ये कि सातवाहनों के बारे में जानने लायक अंतिम बात यह है कि सातवाहन शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था। शुंग वंश का अंतिम राजा तो मैंने कहा रहने दो, शुंग वंश में तुमको अंतिम मतलब मैं 4 राजा का नाम बताया हूं तुमको, 4 ही राजा का नाम रहने दो, उससे आगे बढ़ो नहीं। मतलब पहला राजा है पुष्यमित्र शुंग, दूसरा राजा है अग्निमित्र, तीसरा राजा है वसुमित्र, चौथा राजा है भागभद्र, और उसके बाद में फिर अंतिम राजा है देवभूति। उसके बारे में छोड़ो, ये सब बिना मतलब का डिटेल का मामला हो जाएगा। 3 राजा के बारे में पूछा जा सकता है, 3 राजा के बारे में पूछा जा सकता है। पहला राजा पुष्यमित्र जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, दूसरा अग्निमित्र इसलिए क्योंकि उसके ऊपर कालिदास ने लिखा, और तीसरा वसुमित्र इसलिए क्योंकि जिस अश्वमेध यज्ञ की चर्चा आपके सामने मैंने किया है ना, अश्वमेध यज्ञ जो किया गया था ग्रीक को हरा के, बेसिकली उस युद्ध का नेतृत्व वसुमित्र ने किया था। यह तब की बात है कि जब राजा पुष्यमित्र ही था, बाद में वही वसुमित्र इनका राजा बना था, लेकिन बतौर राजा उसने कोई खास काम नहीं किया है, तो मैं राजा के रूप में कुछ खास बोला ही नहीं। तो आप लोग एक बार सुन लीजिए, सुन के अपने दिमाग को स्पष्ट कर लीजिए। कहीं यदि मेरी जुबान से कोई स्लिप कर गया हो शब्द तो फिर आपको मैं और स्पष्ट कर देता हूं। पहला राजा पुष्यमित्र शुंग, दूसरा राजा अग्निमित्र, तीसरा राजा वसुमित्र, उसके बाद का राजा भागभद्र, उसके बाद का राजा देवभूति अंतिम राजा। लेकिन देवभूति नहीं पढ़िएगा, भागभद्र भी नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन चूंकि हेलियोडोरस उसके काल में आया है इसलिए मैंने उसका नाम ले लिया। उसके बाद कण्व वंश आया, कण्व वंश में पहला राजा वासुदेव कण्व, नाम मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि संस्थापक है। उसके बाद मैंने किसी भी राजा का नाम नहीं बोला, आप नहीं पढ़िएगा, ठीक है, आगे बढ़िए। चलो चलो चलो, ठीक ठीक ठीक। अब आगे बढ़ो। तो मैं बोल रहा था कि सातवाहन वंश के अंतर्गत चलो। पहला पॉइंट यह हुआ कि सातवाहनों के बारे में हमारी जानकारी बहुत हद तक उनके अभिलेखों पर निर्भर है। उनके अभिलेख हमें ज्यादातर महाराष्ट्र से मिले हैं, और इससे हमें लगता है कि वो महाराष्ट्र में रूल करते थे। दूसरी जानकारी हमें पुराणों से मिलती है। पुराणों ने उनको आंध्र कहा है, इसे लगता है कि वो आंध्र प्रदेश के इलाके में भी रूल करते थे। तीसरी जानकारी उनके सिक्कों से मिलती है, वो भी हमें आंध्र प्रदेश के करीमनगर जो गलथंबी के इलाके से मिले हैं। इससे लगता है कि वो आंध्र प्रदेश में रूल करते थे। हम ये कह सकते हैं कि मोटे तौर पर वो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश दोनों इलाकों में रूल करते थे, लेकिन उनका सबसे प्रधान इलाका महाराष्ट्र का था, वहीं पर उनका कैपिटल भी था, और वहीं पर उनके काल में बहुत सारे भवनों का निर्माण भी किया गया है। अगला पॉइंट जो उनके बारे में काम के लायक है वो ये कि सातवाहनों के बारे में यह ध्यान रखिएगा कि वो ब्राह्मण थे। उन्होंने अपने अभिलेख में खुद ही कहा है कि हम परम श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, लेकिन वो बौद्ध धर्म को भी संरक्षण देते थे, बौद्ध धर्म को भी संरक्षण देते थे, और इस वजह से उनके शासन के दौरान भी बड़े पैमाने पे बौद्ध धर्म से संबंधित संरचनाओं का विकास हुआ है। जैसे भज्ज, बेदसा, कार्ले, जुन्नर, ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं महाराष्ट्र में, नासिक के आसपास के इलाके में, जहां पर कि बौद्ध धर्म से संबंधित विहारों और चैत्यों का विकास हुआ था।
अब ये बिहार क्या है, ये चैत्य क्या है, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तत्काल बस बौद्ध धर्म से संबंधित पूजा स्थल और बौद्ध धर्म से संबंधित भिक्षुओं का निवास स्थल। पहाड़ को काट के गुफाओं का निर्माण किया जाता था। जिन गुफाओं में स्तूप होता था उन्हें चैत्य कहते थे, वो पूजा स्थल हो गया। जिन गुफाओं में स्तूप नहीं होता था उन्हें विहार कहते थे, वो भिक्षुओं का निवास स्थल हो गया। ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर बनाए गए हैं सातवाहन काल में, और उन स्ट्रक्चरों के विकास में सातवाहन शासकों का भी संरक्षण था। यानी कि सातवाहन शासकों की धार्मिक नीति कैसी थी, तो उदार थी। फिर आप देखोगे कि सातवाहन शासकों के काल में कुछ खास बातें ऐसी हुई है जो आपके एग्जाम में पूछने लायक है, तो मैं अब उनको लिखवाना शुरू कर देता हूं। हेडिंग दे दीजिए सातवाहन वंश और लिखना शुरू कर दीजिए। हेडिंग दीजिए सातवाहन वंश और लिखना शुरू करिए। सातवाहन संस्थापक तिमुक सातवाहन, तिमुक सातवाहन। संस्थापक था सिमुक नाम का व्यक्ति, सिमुक सातवाहन। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट हो गया। सबसे महत्वपूर्ण राजा था गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। उसके बाद फिर अगला है अंतिम उल्लेखनीय राजा। यानी कि अंतिम राजा कौन है, अंतिम राजा वगैरह नहीं पढ़ना होता है, अंतिम रूप से जो उल्लेखनीय राजा है वह है यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी, अंतिम उल्लेखनीय राजा यज्ञश्री सातकर्णी। अब इन राजाओं के काल में क्या महत्वपूर्ण घटना घटी है आप वो जान लीजिए। तिमुक के बारे में तो कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिवाय इसके कुछ संस्थापक था, उनके बारे में तो कुछ नहीं पढ़ना है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि वह शकों को हराया था, शकों को हराया था, हराया था। शक बेसिकली महाराष्ट्र के इलाके में भी रूल करते थे, तो महाराष्ट्र के इलाके में सातवाहन भी रूल करते हैं। तो कुछ इलाकों में शक हैं, कुछ इलाकों में सातवाहन हैं, दोनों के बीच में साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा होती है। जब सातवाहन के पास में कोई शक्तिशाली राजा आता है तो इनकी जीत हो जाती है, और जब शक के पास कोई शक्तिशाली राजा आता है तो उनकी जीत हो जाती है। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी जब रूल कर रहा था तो उस दौर में सातवाहन शासकों ने, माफ करिए, सातवाहन शासक ने शकों के ऊपर विजय हासिल किया। लेकिन गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद इसका बेटा जब आया गद्दी पर, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी नाम था, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। जब वशिष्ठी पुत्र पुलमावी गद्दी पर बैठा तो उस समय शकों का शासक था रुद्रदामन, जो शकों का सबसे प्रतापी राजा है। तो इस बार जीत हो गई थी रुद्रदामन की। रुद्रदमन, तो रुद्रदमन वर्सेस वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के युद्ध में रुद्रदमन की जीत हुई, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी की हार हुई।
और जबकि वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के पापा गौतमीपुत्र सातकर्णी जब रूल कर रहे थे तो पापा वॉज द कॉन्करर, हिज फादर वॉज द कॉन्करर, वो जीत गए थे। ठीक है, इसके बाद फिर गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में कि उसका एक अभिलेख मिला है, नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र सातकर्णी का है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद फिर यज्ञ श्री सातकर्णी, यज्ञ श्री सातकर्णी के बारे में क्या विशेष पढ़ना है, तो यह कि इसका एक सिक्का मिला है, इसका एक सिक्का जिस पर जहाज का अंकन है, जहाज का अंकन है। अब सिक्के पर यदि जहाज का अंकन है तो इसका मतलब है कि राजा विदेशी व्यापार को बल देता होगा, संरक्षण देता होगा। तो विदेशी व्यापार को संरक्षण देता था राजा, यह संकेत मिलता है इस सिक्के से। अब इसके बाद और क्या काम है सातवाहन के बारे में अपने करने का? सातवाहन वंश, सातवाहन सातवाहन वंश के बारे में और क्या पढ़ने का है कि ज्यादातर अभिलेख महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। राजधानी, राजधानी प्रतिष्ठान, इसे पैठन भी कहा जाते हैं, प्रतिष्ठान या पैठन भी कहा जाता है। उसके बाद कई भवनों का निर्माण महाराष्ट्र में, भवनों का निर्माण महाराष्ट्र में। कई भवनों का निर्माण महाराष्ट्र में। इसके बाद पुराणों में, पुराणों में उसे पुराणों में उसे क्लास का टाइम चेंज हो गया, ये तो बता ही दिया गया था। क्लास का टाइम को चेंज करने की बात तो बता चुका हूं। पुराणों में उसे आंध्र कहा गया है, आंध्र, आंध्र कहा गया है। फिर फिर उनके सिक्कों का भंडार, सिक्कों का भंडार जोगलथंबी में मिला है, जोगलथंबी में मिला है। जोगलथंबी कहां है? तो आंध्र प्रदेश में करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में,
करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, किसी भी साल क्वेश्चन में आ जाएगा। उनके सिक्कों का भंडार कहां से मिला है? जोगलथंबी से। नेवर एवर फॉरगेट दिस फैक्ट। इसके बाद फिर नागार्जुनीकोंडा, नागार्जुनीकोंडा और अमरावती के स्तूप इन्हीं के काल में मिले हैं। अमरावती के स्तूप इन्हीं के काल में बने हैं। नागार्जुनीकोंडा और अमरावती के स्तूप इन्हीं काल में बने हैं। अब ये जो अमरावती के स्तूप है, उनकी स्थापत्य संबंधी क्या विशेषता है, उनकी मूर्तिकला संबंधी क्या विशेषता है, ये सब अभी नहीं पढ़ाऊंगा। वो सब पढ़ाऊंगा मूर्तिकला में, और तब पढ़ाऊंगा जब मेंस पढ़ा रहा हूंगा। किसे आंध्र कहा गया? सातवाहनों को आंध्र कहा गया। शुभांगी जायसवाल, जायसवाल या कि जायसवाल, अच्छा जायसवाल भी होता होगा। इंडिया में तो इतनी तरह की पहचानें हैं कि मैं 20 वर्षों से कल्चर पढ़ा रहा हूँ, तब भी हमेशा ही नई नई बातें सुनने को मिलती हैं, पढ़ने को मिलती हैं। चलिए, इसके बाद फिर सातवाहन के बारे में अगली बात जो जानने लायक है वो ये कि वो अपने अभिलेखों में स्वयं को परम श्रेष्ठ ब्राह्मण कहते थे। परम श्रेष्ठ ब्राह्मण बोले। परम श्रेष्ठ ब्राह्मण बोले। लेकिन अन्य धर्मों के प्रति, अन्य धर्मों के प्रति उदार थे, अन्य धर्मों के प्रति उदार थे। बौद्ध स्तूपों, चैत्यों और विहारों, बौद्ध स्तूपों, चैत्यों और विहारों का प्रमाण, इसका उदाहरण है बौद्ध स्तूपों, चैत्यों, विहारों का प्रमाण, इसका उदाहरण है अब देखो कि स्तूप क्या है, तो एक बौद्ध पूजा स्थल, बौद्ध पूजा स्थल। चैत्य क्या है, तो पहाड़ को काटकर, पहाड़ को काटकर बनाई गई गुफा, जिसके अंदर स्तूप हो, जिसके अंदर स्तूप हो,
और विहार क्या है? वह गुफा जिसमें स्तूप नहीं हो, स्तूप नहीं हो, नहीं हो। मतलब पहाड़ को काटा आपने, काट करके उसको आपने एक चौकोर संरचना दे दिया और उसके अंतिम कॉर्नर पर आपने एक स्तूप बना दिया जहां बौद्ध भिक्षु बैठ के समाधि करेंगे। वह बौद्ध धर्म से संबंधित पूजा का एक स्थल हो गया। यदि गुफा के अंदर स्तूप है तो वह चैत्य कहलाएगा। चैत्य चिता शब्द से निकला हुआ है। बौद्ध धर्म में चिता को पवित्र माना गया है क्योंकि वह महापरिनिर्वाण का प्रतीक माना जाता है। बौद्ध पूजा स्थलों में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के प्रतीक के रूप में स्तूप बनाए गए हैं। तो जब कभी किसी गुफा के अंदर एक स्तूप बना हो तो समझना कि वह पूजा स्थल है, उसी को चैत्य कहा जाता है। और यदि गुफा के अंदर कोई स्तूप नहीं बना हुआ हो तो इसका मतलब है कि वह बौद्ध भिक्षुओं का विहार था। विहार माने हॉस्टल, जहां लोग रहते थे। ठीक है, ये खूब बनाए गए। इसके बाद फिर अगला मुद्दा क्या है कि सातवाहन शासन काल में, सातवाहनों के काल में उनका क्षेत्र, उनका क्षेत्र विदेशी व्यापार और नॉर्थ एंड साउथ के व्यापार का लाभ उठाया। इनके काल में नॉर्थ और साउथ के व्यापार से काफी प्रॉफिट आया, इनके देश में समृद्धि आई। साउथ वाले नॉर्थ जाएंगे तो इनके रास्ते से जाएंगे, नॉर्थ वाले साउथ जाएंगे तो इनके रास्ते से जाएंगे। ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ख्याल से भी इनका शासनकाल बड़ी महत्वपूर्ण है। भड़ौच, भड़ौच इस काल का सबसे बड़ा बंदरगाह था। पूरे भारत का सबसे प्रॉफिटेबल पोर्ट यदि कोई एक था तो भड़ौच का था। उसको भृगु कक्ष भी कहा जाता है। भृगु कक्ष, भृगु कक्ष भी कहा जाता है। तो भड़ौच, भृगु कक्ष या बेरी गाजा, कोई भी शब्द दिया जा सकता है। बेरी गाजा, तीनों नाम एक ही का है, ज्यादातर प्रचलित भड़ौच ही कहलाएगा। तो भड़ौच इनके ही राज्य क्षेत्र में आता था और वही उस युग का सबसे बड़ा बंदरगाह था और इसलिए ये इंटरनेशनल ट्रेड का सबसे बड़े बेनिफिशियरी थे। इनके क्षेत्र से हमें बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा मिला है, बड़ी संख्या में विदेशी मुद्रा भी मिला है, बड़ी संख्या में विदेशी मुद्रा भी मिला है। जो ये दर्शाता है कि इनके यहां विदेशी व्यापार होता था। अब सिक्कों को लेकर एक छोटी सी बात यह है कि जब आपने जोगल थंबी पढ़ लिया, जोगल थंबी को पढ़ लिया तो आपको एक छोटा सा पॉइंट जो ज्यादा रिमार्केबल है इसी क्रम में वो ये कि इनके यहां पहली दफा 14 और
शीशे के सिक्के बनाए गए। इनके यहां पहली दफा पोटीन और शीशे के सिक्के बनाए गए। पोटीन और शीशे का सिक्का, पोटीन एक प्रकार का एलॉय है और शीशा जानते ही हैं, ये सब सस्ती सामग्रियां हैं। अब इनसे सिक्के बन रहे हैं, इसका मतलब है कि लोअर वैल्यू के डिनोमिनेशंस के करेंसीज उस दौरान कॉइन किए जा रहे हैं, मिंट किए जा रहे हैं, माने कम मूल्य के सिक्के चलाए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि सिक्के का उपयोग सिर्फ महंगी वस्तुओं की खरीद और बिक्री में ही नहीं हो रहा है, बल्कि कम मूल्य की वस्तुओं की खरीद बिक्री में भी सिक्कों का उपयोग हो रहा है। जब सिक्कों का अध्ययन होता है ना, तो हम ये पढ़ते हैं कि मौर्य काल में सिल्वर एंड कॉपर के सिक्के थे। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में पहली दफा गोल्ड कॉइन्स आए हैं। पहली दफा गोल्ड कॉइन चलाया है ग्रीक शासक मिनांडर ने, उसके बाद फिर चलाया कुषाणों ने। सातवाहनों के गोल्ड कॉइन्स अभी तक हमें मिले नहीं है। हो सकता है चलाया होगा, लेकिन अभी मिले नहीं है। सातवाहनों के गोल्ड कॉइन्स नहीं मिले हैं। तो सातवाहनों के काल से संबंधित सिक्के पर क्वेश्चन यदि पूछना होगा तो तीन ही तरह का पूछा जाएगा। एक, सिक्के का भंडार कहां मिला? जोगलथम्बी में। दूसरा, कि शीशे और पोटीन के सिक्के चलाए किन्होंने? इन्होंने, पहली दफा इन्होंने चलाए थे, इसलिए इन्हीं पे पूछा जाएगा। तीसरा, विदेशी मुद्रा भी मिला है इनके यहां से, बिल्कुल मिला है। अब हम इतने के साथ में यह कह सकते हैं कि सातवाहन का टॉपिक, बस एक और फैक्ट पढ़ेंगे और खत्म हो जाएगा। और वो फैक्ट ये है कि सातवाहनों के काल में हमें सीताध्यक्ष के मॉडल का त्याग और भूमि अनुदान की शुरुआत, भूमि अनुदान की शुरुआत की जानकारी मिलती है। भूमि अनुदान क्या है उसकी चर्चा हम लोग आगे के अध्याय में करेंगे, तब जबकि गुप्तकाल वगैरह पढ़ेंगे तो। सीताध्यक्ष ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपने ऑलरेडी मौर्य काल में पढ़ रखा है कि बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए मौर्य राजा सीताध्यक्ष नाम का एक डिपार्टमेंट बनाए थे। मौर्योत्तर काल के राजाओं ने सीताध्यक्ष का वो मॉडल त्याग दिया, यानी कि बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए राजकीय एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट बना के उसके माध्यम से काम करने की नीति का त्याग कर दिया गया। और वैसे बंजर भूमि को ब्राह्मणों को या अन्य लोगों को दान में दिया जाने लगा, और जिनको दान में दिया जाने लगा उन्हीं से उम्मीद की जाने लगी कि आप उस भूमि को कृषि योग्य बना लीजिए। अब उनको कृषि योग्य बनाने के लिए और क्या क्या सहूलियतें दी गई है वो तब पढ़ेंगे जब भूमि अनुदान का टॉपिक हम पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा कि भूमि अनुदान की शुरुआत सातवाहनों के काल से ही हुई थी, जो कि एंशिएंट इंडिया का एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। और इस तरीके से सातवाहन काल का अध्ययन हमारा आज कंप्लीट हो गया। अब इसका अगला हिस्सा जो हम मौर्योत्तर काल का पढ़ेंगे वो कल पढ़ेंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार।